हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज जोशी आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के यूट्यूब लाइव सेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जो भी आप लोग जुड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले एक क्लास हो चुकी है 8 से 9 बजे के बीच में, यानी कि जीएस की क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें मैंने हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए थे और सुभाष सर ने पॉलिटिकल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए। जो लोग वहाँ पर नहीं जुड़े थे तो वो लोग भी अवश्य वहाँ पर देखना शुरू कर दीजिए। हम लोग रोजाना 8 बजे वहाँ पर जीएस की क्लास लेकर आएंगे। खासतौर से जिनका आगे एलटी के एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए ये प्रश्न रामबाण साबित होने वाले, तो आप लोग तो अवश्य जुड़िएगा वहाँ पर। बाकी सभी लोगों को दोस्तों, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग 8 बजे जुड़ जाइए वहाँ पर भी। तो वहाँ पर क्लासें हो चुकी हैं। बाकी अब जो ये सेशन है 9 से 10 बजे का, ये आप लोग जानते हैं उत्तराखंड और हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके बीच लेकर आते हैं। और इस समय हम लोग दोस्तों मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट फिर से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और ये जो हमारा आज सेशन है उत्तराखंड महत्वपूर्ण प्रश्न भाग यानी कि 27 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। और इसको शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा, ताकि बीच में वही हमारा डिस्टर्ब ना हो। आप लोग कहेंगे सर बीच में कभी बोल देते हैं शेयर करो, लाइक करो, तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, मुझे लग रहा है आप लोग जिद में आ गए हैं कि सर बोलते रहते नहीं करना है। भाई लाइक कर दिया करो यार, इतना ठीक है। लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी फिर आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मजा आने वाला है। और हाँ, आपको बीच बीच में समय भी दे रहे हैं। 8 बजे कुछ लोग कहेंगे 8 बजे से बैठे इतना टाइम हो गया। भाई मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, बीच में 5 मिनट का रेस्ट मिलता है। जल्दी से जाकर चाय बनाइए, अपने आप को तरोताज़ा रखिए, चाय का गिलास रखिए, आराम से पीजिए और दिमाग को पूरा खोल कर रखिए, तभी आपके दिमाग में ये सारे प्रश्न जाएंगे। वरना अगर आप ख्वाबों में रहेंगे, निद्रा अवस्था में रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है 2 घंटे वेस्ट करके। बिल्कुल ताज़ा मेरे शब्द आपके दिमाग में गूंजने चाहिए, तभी आपको प्रश्नों में मजा आएगा करने में। तो आइए चलिए शुरू कर देते हैं। बाकी कुछ लोग कहते हैं कि मैसेज आते हैं कि सर आप लोग हमारे मैसेज को नहीं पढ़ते हैं, कमेंट को नहीं पढ़ते। देखो आपके कमेंट मैं इसलिए नहीं पढ़ता हूं क्योंकि कुछ लोग कहते हैं आप कमेंट में ध्यान देते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। तो आपको मतलब होना चाहिए दोस्तों सिर्फ यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्नों से, ना कि मैं आपके कमेंट पढ़ूं, आपके लिए मैं कहूं कि आप लोग सही दे रहे हैं। देखो उससे आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको अपना काम निकालना है, इंपॉर्टेंट है। जो प्रश्न आ रहे हैं कम समय में बेहतर तरीके से आपको इसको लेना है, वहां फोकस रखिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रैक्टिस के लिए लगातार जवाब दीजिए, वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। अगर मैं वहां नहीं देख पा रहा हूं, बाकी आपके जो सुझाव होते हैं, कोई समस्या होती है, उसको आप लास्ट में जरूर भेजिएगा, कमेंट में कीजिएगा, हम लोग जरूर देखते हैं, अगले दिन उसका निदान अवश्य करेंगे। समझ गए? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन की। आज का सबसे पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बुग्यालों से संबंधित असंगत को छांटिए। यहां पर आपको बुग्याल दिए गए हैं और इन बुग्यालों में से आपको एक बुग्याल को गलत बताना है कि ये गलत जोड़ा है। और ऑप्शन में आप लोग देख लीजिए, पावली बुग्याल उत्तरकाशी में है, दयारा बुग्याल उत्तरकाशी, कफनी बुग्याल बागेश्वर और पातर नचोनिया उत्तरकाशी। इनमें से एक दोस्तों गलत है। आप लोग देख लीजिए, जो डी में जा रहे हैं पातर नचोनिया में, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि पातर नचोनिया दोस्तों ये हमारा चमोली जनपद में है। इसको आप याद रखेंगे, पातर नचोनिया चमोली जनपद। बाकी दोस्तों पावली बहुत ही खूबसूरत बुग्याल उत्तरकाशी का, दयारा मक्खन की होली खेलते हैं यहाँ पर, कफनी बुग्याल बागेश्वर, कफनी ग्लेशियर भी है बागेश्वर में, कफनी, सुंदर डोंगी, मैकटोली, सुखराम, ये बागेश्वर के ग्लेशियर है तो नॉर्मली याद होते हैं। तो राइट आंसर है, यानी कि गलत है, पातर नचोनिया ये उत्तरकाशी में नहीं है, चमोली में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है आज के, दूसरा क्वेश्चन देखिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा से संबंधित असंगत है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। कैलाश मानसरोवर यात्रा हर साल आयोजित होती है, आप लोग जानते हैं, धार्मिक यात्रा है और बहुत लंबी यात्रा है, धार्मिक सबसे लंबी यात्रा मानी जाती है। तो इस यात्रा से संबंधित कुछ यहाँ पर मैंने ये जो 4 ऑप्शन दिए, इनमें से एक गलत है, वो आपको बताना है। जैसे ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा कि ये जो यात्रा है, ये कुल यात्रा कितनी है, 865 किलोमीटर लंबी है। आयोजन इसका कौन करता है, तो भारतीय गृह मंत्रालय द्वारा आयोजन होता है। नारायण आश्रम से इसमें पैदल यात्रा शुरू हो जाती है, मतलब नारायण आश्रम तक आप लोग गाड़ी से जाएंगे, वहां से पैदल होगी तो सही है। तो बताओ, 1981 से इस यात्रा के लिए वीजा अनिवार्य कर दिया गया। तो आपको बताना है कि गलत कौन सा है। जो लोग यहां पर जा रहे हैं, यानी कि ऑप्शन बी में कि यात्रा का जो आयोजन है वो भारतीय गृह मंत्रालय विभाग द्वारा करवाया जाता है, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि इसकी जगह पर दोस्तों इस यात्रा का आयोजन कौन करवाता है, विदेश मंत्रालय करवाता है। इसके अलावा इस यात्रा में और कौन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भाई, जैसे कुमाऊं विकास निगम निभाता है। इसके अलावा इसमें आईटीबीपी के जवान बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। क्योंकि अगर मैं इस यात्रा की बात करूं, ये जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है दोस्तों, यह यात्रा प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है और इस यात्रा में हर कोई हिस्सा नहीं ले पाता है। क्योंकि ये यात्रा ऐसे नहीं कि मैं ज़्यादा पैसा दूं तो यात्रा में जा सकता हूं।
इस यात्रा में प्रत्येक वर्ष जो है आवेदन मांगती है सरकार, आप लोग आवेदन करेंगे, लाखों लोगों के आवेदन आते हैं और फिर अंत में लकी ड्रॉ निकाला जाता है। लकी ड्रॉ में मुश्किल से मुश्किल 1000 लोगों को शामिल किया जाता है, कभी 1000, कभी 1100, कभी 800, कभी 900 ऐसे शामिल होते हैं और फिर उन लोगों को अलग अलग जत्थों में भेजा जाता है। 100 की टीम भेजी जाती है ना, बहुत लंबा है भाई, लंबा समय लगता है ना, 28-29 दिन। तो ये जो यात्रा है, इस यात्रा की शुरुआत दिल्ली से होती है। दिल्ली से विदेश मंत्रालय जो है, विदेश मंत्री जो है इस जत्थे को रवाना करता है, पहले जत्थे को, और दिल्ली से गाड़ी के द्वारा यात्रा होती है और सीधा नारायण आश्रम तक। नारायण आश्रम से ये यात्रा पैदल शुरू हो जाती थी। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो कुल लंबाई है 865 है, सर्वाधिक लंबी यात्रा है धार्मिक। दूसरी बात, 1981 से वीजा अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं, क्योंकि ये यात्रा भारत में नहीं है, कैलाश मानसरोवर भारत में नहीं है, कैलाश मानसरोवर चाइना में है। चाइना के साथ हमारे क्या कहते हैं वो खराब चल रहे हैं। खराब होने के कारण जो है चाइना और हमारे रिश्ते खराब होने से अब हमें चाइना ने जो है वीज़ा अनिवार्य कर दिया। तो इसमें जो भी शामिल होगा तो वीज़ा लेना पड़ता है। बाकी इससे पहले ये यात्रा जो है बिना वीज़ा का हुआ करती थी। 65 का युद्ध लड़ा गया, उसके बाद हमको जो है ये यात्रा जो है वीज़ा लेना शुरू कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों गलत जवाब है ये वाला आयोजन से। अगला देखिए कुमैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। कुमैया खिल्लत की जो उपाधि है ये किसे प्राप्त हुई थी? कुमैया खिल्लत बहुत बड़ी उपाधि है कुमैया खिल्लत। इस उपाधि को सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाती थी जो लोग साहसी थे, वीर योद्धा थे, जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई हो युद्धों में, उनको ये दी जाती थी दोस्तों। तो इनमें से ऑप्शन देख लीजिए, नीलू कठाइत है, सोन खड़ाइल है, कालू तड़ागी है, मोहन सिंह रौतेला है। इनमें से राइट आंसर, अच्छा कुछ लोग भाई देखो, कुछ लोग कहते हैं कि सर आप बहुत तेज बोल रहे हैं। बहुत तेज इसलिए बोलना पड़ता है, अगर मैं आराम से आपके साथ ही से लेकर चलूँ बढ़िया तरीके से तो क्या होता है, उदासीन माहौल हो जाता है। आपको एनर्जी में लाने के लिए हम ऐसा करते हैं भाई, तेज मतलब आपके साथ तेजी के साथ चलने का मतलब है कि आप एनर्जी में बने रहे। थोड़ा सा भी वही वाला सीन है, नजर हटी दुर्घटना, मतलब नजर हटेगी तो दुर्घटना घटेगी सीधा, तो वही सीन है, आप लोग लगातार बने रहे, कनेक्टिंग ना टूटे, इसलिए हम ये काम करते हैं। ऑप्शन देखिए, नीलू कठाइत है, सोन खड़ाइल है, कालू तड़ागी है, मोहन सिंह रौतेला है। इनमें से जो सही आपको छांटना है कि किसको ये उपाधि दी गई थी, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन है, यानी कि नीलू कठाइत जी। नीलू कठाइत को ये उपाधि प्रदान की गई थी और नीलू कठाइत दोस्तों गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति था। अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने ये पढ़ा चुका हूं, तो गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति था और ये जो नीलू कठाइत था, इसी नीलू कठाइत ने ज्ञानचंद को, जो तराई वाला क्षेत्र था, इस क्षेत्र को जीतने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके अलावा ज्ञानचंद का साम्राज्य बहुत बड़े क्षेत्र में फैलाने में नीलू कठाइत ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। तराई को जीतने में भूमिका निभाने के कारण ज्ञानचंद ने नीलू कठाइत को कुमैया खिल्लत की उपाधि दी थी। लेकिन यही वो नीलू कठाइत है जिसकी तुलना दोस्तों गढ़वाल में, जैसे लोधी लिखोला है ना, लोधी लिखोला को गढ़वाल का रखवाला कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये भी कुमाऊं में बहुत बड़ा योगदान रखते हैं। बाद में इन्हीं नीलू कठाइत की गरुड़ ज्ञानचंद ने दोस्तों हत्या करवा दी थी, क्योंकि इसके जो कार्य थे, लगातार बढ़ता हुआ वर्चस्व, इसके दरबार में एक जस्सा कमले की व्यक्ति था, इतिहासकार ऐसा लिखते हैं, जस्सा कमले की ईर्ष्या करने लग गया था और बाद में नीलू कठाइत के कान भरने लग गया था। कहने लगा कि महाराज नीलू कठाइत तो आपसे भी ज्यादा नाम होता जा रहा है और ऐसा दिन आएगा जब आपकी जो है हत्या कर देगा, गद्दी को अपना लेगा। तो ज्ञानचंद इससे डर गया था, इसलिए ज्ञानचंद ने फिर एक प्लान के तहत धोखा देकर नीलू कठाइत की दोस्तों हत्या करवा दी थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए याद रखिएगा तीसरा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से असंगत को छांटिए। यहां पर ताल दिए गए हैं और एक ताल इनमें से गलत है, उसी ताल को आपको छांटना है। पहला देखो, मालवा ताल नैनीताल में है, सूर्य ताल नैनीताल, थामोरी ताल बागेश्वर और श्यामताल चंपावत में है। इनमें से एक गलत है, उसको आपको बताना है। जो आप लोग जा रहे हैं दोस्तों ऑप्शन सी के साथ, यानी कि थमोरी ताल बागेश्वर, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि थमोरी ताल याद रखिएगा अभी से ये पिथौरागढ़ जनपद में है। तो थमोरी ताल हमारा पिथौरागढ़ में है, बाकी सारे के सारे सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास पांचवा क्वेश्चन, और पांचवा क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपरों में पूछा जाता है। किस जाति को मुंड या शंबर, देखो क्या पूछ रहा है, मुंड या फिर शंबर, या शबर भी इसको कहते हैं, ये वाला शबर, मुंड या शबर कहा जाता है। तो ऑप्शन है कोल, किरात, खश या फिर तगड़। इनमें से एक को आपको बताना है। ये हमारी देखो कोल सबसे पुरातन जाति भी मानी जाती है, क्वेश्चन आ चुका है। इसी को दोस्तों मुंड या शबर कहा जाता है। उसके बाद फिर उत्तराखंड में किरात को पुरातन माना जाता है। किरात को दोस्तों कीर, या फिर इन्हीं को दोस्तों किन्नर, या फिर इनको कीर पुरुष आदि नामों से इनको जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है कोल। कोल को मुंड या शंबर कहा जाता है।
छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन, किस चंद शासक ने पहली बार चंपावत से, ध्यान दीजिएगा, चंपावत से बाहर अपने राज्यों का विस्तार किया था। मतलब इनमें से एक शासक ऐसा आया है जिसने अब पहली बार जो चंपावत में चंद राजवंश की नींव रखी थी उससे बाहर जाकर अपने पहली बार साम्राज्य की स्थापना की। ऑप्शन देख लीजिए, त्रिलोकचंद है, त्रिमलचंद है, अभयचंद है और ज्ञानचंद है। अगर आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा कि जो चंपावत है हमारा, चंपावत में सबसे पहले जो सोमचंद था, सोमचंद ने इसको अपनी राजधानी बनाई और यहीं पर चंद राजवंश की इसने स्थापना भी की थी। इसको जो है लगभग 300 नाली जो है दहेज में मिली थी यहाँ पर अपने ससुर से। दहेज में मिलने के कारण दोस्तों फिर यहीं पर जितने भी इसके बाद शासक आए सब ने इसी राज्य, इसी जगह पर जो है शासन किया। लेकिन ये जो त्रिलोकचंद, जो आप लोग आंसर दे रहे हैं त्रिलोकचंद, ये पहला शासक आया जिसने चंपावत से पश्चिम की तरफ यानी कि नैनीताल में, जिसको हम लोग कह सकते हैं छकाता प्रदेश में, सबसे पहले इसने विस्तार किया। भीमताल में दोस्तों इसने किले का निर्माण भी करवाया था। तो पहला शासक आया जिसने इस क्षेत्र से बाहर जाकर भी चंद राजवंश की सीमा का पहली बार विस्तार किया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से फिर से असंगत को छांटो। यहां पर दोस्तों कुछ ग्लेशियर दिए गए हैं, इन ग्लेशियर से आपको जवाब छांटना है। और भाई वीडियो को शेयर भी कर दीजिए यार, और कमेंट आप लगातार देते रहे, कमेंट आपके कंटिन्यू इसमें आने चाहिए। अपना मूल्यांकन आपको स्वतः ही करना है, जितना जल्दी कमेंट दोगे उतना आपका जो है मूल्यांकन भी होता रहेगा। तो मेरे साथ बस इसी रफ्तार में चलते रहे। ऑप्शन ए देखो, यहां पर देखो, कोसा ग्लेशियर है, उत्तरकाशी में है, मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है, अरवा ग्लेशियर उत्तरकाशी में है, डोरियानी ग्लेशियर भी उत्तरकाशी में है। एक गलत है इनमें से, कौन सा गलत है वो आपको बताना है। ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। जो कोसा आपको दिख रहा है, कोसा ग्लेशियर, कोसा ग्लेशियर दोस्तों ये चमोली में है, बस ये एक गलत है, बाकी सारे के सारे सही है। तो कोसा ग्लेशियर कहां पर याद रखेंगे आप लोग, चमोली जनपद में याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा भाई तेज तो नहीं बोल रहा हूं मैं, कहीं बहुत ही स्पीड में मामला चल रहा है, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आना भी क्या है, इसी स्पीड में चलते रहो, अपना पूरा फोकस यहाँ पर लगाते रखिए, है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके बीच लेकर आ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, ये दर्रों से लेकर आ गया हूं मैं। दर्रे, खगिया सुमना दर्रा, जैतीधुरा दर्रा और लेचे दर्रा, ये किस जनपद में स्थित है। खगिया सुमना, लेचे और जैतीधुरा। ऑप्शन है उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा। सिंपल सा क्वेश्चन है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप लोगों का जवाब सीधा ऑप्शन बी के साथ जा रहा होगा, बिल्कुल सही भी जा रहा होगा। ये जो है सीधा पिथौरागढ़ टू तिब्बत के लिए ये दर्रे हमको जोड़ते हैं। तो खगिया सुमना, जैतीधुरा, लेचे दर्रे ये पिथौरागढ़ से तिब्बत की ओर जाते हैं और राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है राजा नरेंद्र शाह से। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर थोड़ा सा आप लोग इसे समझिएगा। कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि जो हम लोग आपके सामने प्रश्न लाते हैं, इन प्रश्नों को, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट ही लेकर आते हैं। हम लोग पूरा फोकस करते हैं कि जो नवीनतम पैटर्न है उस नवीनतम पैटर्न के आधार पर प्रश्न लाने का प्रयास करें। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे देख लीजिए नरेंद्र शाह से पूछ रहा हूँ, इतिहास से जुड़े हुए होते हैं, इनको नोट करना चाहिए। एक ही ऑप्शन में मैं 4 ऑप्शन दे देता हूँ, चारों को आपको नोट करना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट भी होते हैं, उनको अच्छे से नोट करना चाहिए। यहाँ पर देखो ऑप्शन ए, कृषि बैंक की स्थापना 1920 में। ऑप्शन बी देखिए, छात्र निधि का गठन 1920। नेक्स्ट देखिए, टिहरी सार्वजनिक पुस्तकालय 1928। और ऑप्शन डी है, प्रताप हाई स्कूल इंटर कॉलेज कब घोषित किया गया है, इसका है 1940। इनमें से आपको एक गलत छांटना है और आपको गलत बताना है। देखो जो लोग जा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ, यानी कि टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय 1928, वो लोग बिल्कुल सही जा रहे होंगे, क्योंकि टिहरी में जो सार्वजनिक पुस्तकालय इन्होंने स्थापित किया ये 1923 में किया गया था। बाकी सारे के सारे सही है। कृषि बैंक 1920 का है, छात्रवृत्ति नीति का गठन 1920 में किया था, और प्रताप हाई स्कूल जो है इन्होंने इंटर कॉलेज में तब्दील किया था 1940 में इसको। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन हमारे पास। 11वां क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जाति का मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों, यानी कि एससी की बात चल रही है कि एससी से संबंधित यहां पर एक असंगत छांटिए। भाई कुछ यहां पर मैंने डाटा लिखे, इनमें से एक गलत है, उसको आपको छांटना है। जैसे एससी की कुल पॉपुलेशन कितनी है, 18,42,516 है। दूसरा है लिंग अनुपात इनका 936 है। अगला है कि सबसे ज्यादा जो एससी है क्या वो हरिद्वार में निवास करते हैं, सबसे कम एससी देहरादून में रहते हैं। तो भाई अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसका जवाब दे दीजिए। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। आप लोगों ने अगर देखा होगा उत्तराखंड का पूछा है कि उत्तराखंड की कुल पॉपुलेशन कितनी है, कुल जनसंख्या कितनी है, तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन आया था। तो ऐसे ही आप लोग इसमें भी ऐसे पूछा जा सकता है कि एससी की कुल जनसंख्या कितनी है, एसटी की कुल जनसंख्या कितनी है। तो इसका दोस्तों जो यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन डी के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो न्यूनतम जनसंख्या है
वो चंपावत में है, ये आपको याद रखना है। बाकी सारे के सारे सही हैं, है ना। अगर आपसे मैं पूछूं उत्तराखंड की कुल पॉपुलेशन कितनी, तो आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को याद भी नहीं होगी, जबकि आपको याद करनी है। 1,86,0292 कितनी है? 1,86,0292 ये उत्तराखंड की कुल पॉपुलेशन है, पेपर में आ चुकी है। और इस कुल पॉपुलेशन की कितनी है? 18,42,516 क्या है? एससी लोग है। समझ रहे आप? आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन में, 12वां क्वेश्चन। और 12वां क्वेश्चन देखिए, होली हिमालय, सिंपल सा क्वेश्चन है। होली हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है धर्मानंद जोशी, सरमन ओकले, तारादत्त गेरोली या फिर एच.जी. वॉल्टन। ये ज्यादा कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। जो लोग यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं, यानी कि सरमन ओकले के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो होली हिमालय दोस्तों सरमन ओकले की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13वां क्वेश्चन कि नैनीताल आगमन से संबंधित असंगत को छांटना है। भाई नैनीताल जो लोग आए उनमें से आपको गलत छांटना है कि कौन उस तिथि पर नहीं आया था। जैसे यहां पर दिया है ऑप्शन ए में स्वामी विवेकानंद, क्या ये नैनीताल 1901 में आए थे? दूसरा देखिए लाला लाजपत राय 1904 में, जवाहरलाल नेहरू 1906 में और महात्मा गांधी 1925 में। इनमें से जो गलत है, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन डी के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी दोस्तों 1929 में ये नैनीताल में आए थे। बाकी सब सही है। विवेकानंद 1901 में, लाला लाजपत राय 1904 में और हमारे जवाहरलाल नेहरू 1906 में आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, 14वां क्वेश्चन। और 14वां क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक स्थल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। किस स्थल से 7 नर्तक मुखौटा पहने हुए नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं? भाई जो आप लोग जानते हैं, पढ़ते भी है, प्रागैतिहासिक स्थल बहुत सारी गुफाएं हमको मिली है, लेथा, पलमोड़ा, पिटशाल, जगह जगह फड़कनौली से, उनमें से चित्रकारियां की गई है अंदर। और वो जो चित्रकारियां हैं उनमें से आपको बताना है कि जो 7 नर्तक जो है मुखौटा पहने हुए नृत्य कर रहे हैं वो किस में है? लाखू गुफा में है, पीठशाल में है, फड़कनौली में, ल्योथाप में है। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन वे लाखू गुफा, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये इस प्रकार से है दोस्तों, ये चित्रकारियां ऐसे करके हैं, 7 है ऐसे करके बने हैं और ऐसे करके ये नृत्य कर रहे हैं, ये वाले। और जो नाचते, इसके अलावा विशेषता क्या है? देखो इस तरह तो चित्र बहुत जगह, लेकिन इनके मुखौटा पहने हुए ये अलग विशेषता है। तो मुखौटा पहने हुए नृत्य करते हुए ये लाखू उडियार से प्राप्त हुए। लाखू उडियार अल्मोड़ा में है, ये आप लोग जानते होंगे। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन, इसमें से भी गलत छांटना है। यहां पर कुछ पर्वत दिए गए हैं और उन पर्वतों में से उनकी ऊंचाई एक गलत है, उसको आपको छांटना है। थोड़ा सा देख लीजिए, ध्यान से समय दे रहा हूं आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें दिमाग लगाना पड़ता है भाई। पहला देखो, नीलकंठ पर्वत 6596 मीटर है। हरदेवल पर्वत, देखो थोड़ा साथ साथ में हेल्प कर देता हूं, नीलकंठ पर्वत चमोली जनपद में है, बाकी ये आपको देखना है। हरदेवल पर्वत चमोली पिथौरागढ़ में है, बाकी आगे का आपको देखना है। ऊंचाई 7151। पंचाचूली 6904 मीटर पिथौरागढ़ जनपद में है। मुकुट पर्वत 7292 ये चमोली जनपद में है। इनमें से जो लोग ऑप्शन डी को गलत साबित ठहरा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मुकुट पर्वत की 7242 मीटर ऊंचाई है। तो याद रखिएगा दोस्तों इसको। बाकी आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा समय लेने की जरूरत नहीं है। पटना जलप्रपात आपको बोलना है। पटना वो वाला मत समझ लेना है, कौन सा, बिहार वाला पटना, राजधानी वाला। पटना जलप्रपात ऋषिकेश में है, विकासनगर में है, चक्राता में, मसूरी में है। जो लोग ऑप्शन ए में जा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग ऑप्शन ए में सभी लोग जा रहे होंगे, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऋषिकेश। अगला क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन हमारा। 17वां क्वेश्चन जागेश्वर धाम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आप लोगों ने मेरी मंदिर वाली सीरीज पढ़ी होगी, अल्मोड़ा के मंदिर लाए थे, तो आप लोग इसको गलत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बाकी दोस्तों आप लोगों के मैसेज आते हैं कि आपने मंदिर सीरीज बंद कर दी, मंदिर सीरीज बंद कर दी। वो मंदिर सीरीज बंद नहीं की है, आजकल शाम को जो है कुछ कारणवश से जो है हमें समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं नहीं ला पा रहा हूँ। लेकिन उस सीरीज को मैं पूरी करवाऊंगा। पूरे उत्तराखंड के 13 जिलों के मंदिर, इसके मंदिर के अलावा और चीजें भी, सब चीजें जिलेवार में करवाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। तो ऑप्शन बता दीजिए, जटागंगा, ऋषिगंगा, केदारगंगा, इनमें से कोई नहीं। जो लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं जटागंगा, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। जटागंगा जागेश्वर धाम के किनारे से होकर बहती है। 18वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं या मानते थे? ऑप्शन देख लीजिए, महात्मा गांधी को, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले या इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे किनको, जवाहरलाल नेहरू जी को। नहीं भाई, जवाहरलाल नेहरू की इन्होंने सहायता जरूर की बहुत सारी जगह, जब लाठीचार्ज हुआ था तो इस समय भी इन्होंने भूमिका निभाई थी बहुत बड़ी, लेकिन ये अपना गुरु मानते थे दोस्तों, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19वां क्वेश्चन, और 19वां क्वेश्चन है कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला ये किस जनपद में लगता है? ऑप्शन देखो, टिहरी में, अल्मोड़ा में, नैनीताल में या फिर पौड़ी गढ़वाल में। पेपर में आ चुका है, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। जो लोग टिहरी के निवासी होंगे वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे होंगे। कुंजापुरी टिहरी गढ़वाल में लगता है हमारा दोस्तों। आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन यानी कि 20वां, उत्तराखंड सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? आप लोग रोडवेज बसों में बैठते होंगे, रोडवेज बस इन्हीं की है, उसमें लिखा होता है उत्तराखंड परिवहन निगम। तो उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? ऑप्शन देख लीजिए, 31 अक्टूबर 2003, 2004, 2006, 2000। और ये उम्मीद करता हूं ये आगे वाला तो आपको याद हो जाएगा, बस 31 अक्टूबर याद रखिएगा, बाकी पीछे दोस्तों 2003 याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट जो 20 क्वेश्चन थे ये हमारे आज के सेशन में कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी दोस्तों अब मेरा आपसे हो गया है विदा लेने का समय। आपके बीच आ रहे हैं सुभाष सर हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर। बाकी दोस्तों आपको मिलेंगे कल, अब 8 बजे जरूर आइएगा, वहां पर जीएस की सेशन शुरू हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार। हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने घरों में होंगे और लगातार अपनी तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। और तैयारी करनी भी है, इस टाइम को दोस्तों आपको लगातार सदुपयोग करना है। जैसा कि आप सभी को पता है यूके SSSC ने अभी एक संवाद किया था छात्रों के साथ में, और दोस्तों उस संवाद में आपको कुछ तिथियां भी दी गई हैं, प्रोजेक्टेड तिथियां हैं, लेकिन दोस्तों इन परीक्षाओं के होने की संभावना उस तिथि के अंदर दोस्तों बिल्कुल बनी हुई है। तो जैसे जो बड़े एग्जाम है, वीडियो और इस प्रकार के एग्जाम है दोस्तों, ये एग्जाम अगस्त और दिसंबर माह के बीच में होने हैं, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहें और दोस्तों लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। आज रोजाना दोस्तों जैसे हम लेके आते हैं उत्तराखंड और हिंदी की सीरीज, आप सभी लोग जानते ही हैं। तो दोस्तों ये हिंदी की हमारी 24वीं सीरीज चल रही है। यदि आपने इससे पहले वाली दोस्तों 23 सीरीज यदि नहीं देखी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर दोस्तों इनको लाइव उत्तराखंड और हिंदी क्लासेस में जाके दोस्तों इनको लगातार देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम चलते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आप सभी को कमेंट करना है, लगातार आप कमेंट करते रहें, इनका आंसर बताते रहें और अपना दोस्तों मूल्यांकन करते रहें कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। देखिए संग्राम, प्रेम की वेदी और करबला नाटक के रचनाकार कौन है? दोस्तों आपको ये बताना है कि दो ये रचनाएं हैं, संग्राम, प्रेम की वेदी और करबला, इन नाटक के रचनाकार कौन है? दोस्तों विकल्प देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद्र या हरिशंकर परसाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करें, और सही उत्तर दोस्तों इसका क्या है? ऑप्शन सी है, प्रेमचंद्र। दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ये प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं। अगला देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य की भूमिका। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं, ये आपके सिलेबस में भी हैं। देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य की भूमिका कृतियों के रचनाकार कौन है? दोस्तों दोनों कृतियों के रचनाकार एक ही हैं। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिशंकर परसाई या पीताम्बर दत्त बड़दवाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सही विकल्प है दोस्तों इसका ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर है। आप लोग लगातार दोस्तों कमेंट करते रहें और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए वीडियो को। देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुलसीदास के जीवन पर आधारित दोस्तों आपको उपन्यास बताना है कि इनमें से कौन सा उपन्यास है जो तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। देखिए विकल्प क्या क्या है, मानस का हंस है, भाग्यवती है, दिवोदास है और दोस्तों आपका ऑप्शन डी है जय योधेय। अब देखिए दोस्तों इसके जो रचनाकार हैं वो आपके साहित्यकार वाले 23 साहित्यकारों में शामिल नहीं है, लेकिन दोस्तों जो आपके तुलसीदास हैं ये आपके साहित्य में शामिल हैं। तो इनसे संबंधित दोस्तों जितने भी पुस्तकें हैं वो भी आपको पूछी जा सकती हैं, काफी इंपोर्टेंट हैं। तो दोस्तों यदि हम इस पुस्तक के लेखक की बात करें तो दोस्तों इनके लेखक का नाम है इस पुस्तक का, इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, मानस का हंस। और दोस्तों मानस के हंस की लेखक की बात करें तो इसके लेखक का नाम है दोस्तों अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर दोस्तों इसके रचयिता हैं और इस कृति का नाम है दोस्तों मानस का हंस और ये तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। अगला देखिए चौथा क्वेश्चन, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से,
यहाँ पे दोस्तों किस होगा ये, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से उत्पन्न मानी गई है, मागधी से, अर्धमागधी से, ब्राह्मण से या सौरसेनी से। दोस्तों हिंदी भाषा के अंदर कुल मिलाकर 5 उपभाषाएं हैं और उन 5 उपभाषाओं के अंदर टोटल 17 बोलियां हैं। दोस्तों जो 5 उपभाषाएं हैं वो अलग अलग अपभ्रंश से उत्पन्न मानी गई है। जैसे हम बात करें बिहारी हिंदी की, तो बिहारी हिंदी दोस्तों मागधी अपभ्रंश से है। पूर्वी हिंदी की बात करें तो पूर्वी हिंदी बिल्कुल ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, अर्धमागधी अपभ्रंश से है। यदि पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी दोस्तों हमारी सौरसेनी अपभ्रंश से है। तो अलग अलग उपभाषाएं दोस्तों, अलग अलग उपभाषाएं अलग अलग अपभ्रंश से उत्पन्न मानी गई हैं। यदि हम पूर्वी हिंदी की बात करेंगे तो पूर्वी हिंदी दोस्तों हमारी अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है और इसके अंदर दोस्तों 3 बोलियां आती हैं, वो है हमारी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो 3 बोलियां हैं दोस्तों, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये 3 की 3 तीनों दोस्तों हमारी अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली हैं और पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से आपको दोस्तों ये बताना है, जो अधोलिखित यहाँ नीचे विकल्प लिखे गए हैं इनमें से कौन सा दोस्तों घोष भी है, अल्पप्राण है और नासिक की ध्वनि है। दोस्तों देखिए आपको कौन सा विकल्प चुनना है, जो घोष भी हो, अल्पप्राण भी हो और दोस्तों नासिक की ध्वनि भी हो। आप सभी को दोस्तों पता होगा जो प्रत्येक वर्ग का दोस्तों पंचम वर्ण होता है, क, च, ट, त, प, 5 वर्ग हैं दोस्तों स्पर्शी व्यंजन के अंदर और उन वर्गों का दोस्तों प्रत्येक का पंचम वर्ण हमारा क्या होता है, नासिक के व्यंजन वर्ण होता है। अब आपको दोस्तों नासिक के दिया गया है तो नासिक के लिए आप क्या ढूंढेंगे, पंचम वर्ण ढूंढेंगे। देखिए इनमें से पंचम कौन सा है, पंचम हमारा केवल एक ही है, ऑप्शन ए दोस्तों हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 क्या है, तो वर्ग का दोस्तों हमारा पंचम वर्ग है और घोष भी है, अल्पप्राण भी है। दोस्तों 5वें स्थान पर है तो हमारा घोष हो जाएगा, तीसरा, चौथा, 5वां घोष होते हैं और अल्पप्राण दोस्तों पहला, तीसरा और 5वां अल्पप्राण होते हैं और प्रत्येक वर्ग का दोस्तों पंचमाक्षर क्या होता है, पंचम वर्ण हमारा नासिक के होता है। तो बिल्कुल हमारा ए सही हो जाएगा। अगला देखिए 6ठा क्वेश्चन, 14 सितंबर 1949 को दोस्तों हिंदी को किस के रूप में या किस रूप में दोस्तों उसको मान्यता मिली थी या किस रूप में स्वीकृत किया गया था, ये आपको बताना है। डेट क्या है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को किस रूप में स्वीकृत किया गया। दोस्तों विकल्प क्या है, राष्ट्रभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में, हिंदी की मानक भाषा के रूप में या ऑप्शन डी है दोस्तों उपयुक्त सभी। अब आपको दोस्तों ये याद रखना है, ये एक ऐतिहासिक दिन है। इस दिन दोस्तों संविधान सभा ने जो हिंदी है, हिंदी को दोस्तों संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया था। उस दिन संविधान सभा ने दोस्तों ये प्रस्ताव पारित किया था कि जो हमारी हिंदी होगी, हिंदी क्या होगी, संघ की राजभाषा होगी और उसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। आप सभी को पता है आर्टिकल 343 में लिखा हुआ है। तो दोस्तों 14 सितंबर 1949 को किस रूप में अपनाया गया था, ऑप्शन बी दोस्तों राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। अगला देखिए 7वां क्वेश्चन, वह ऐसे चल रही थी जैसे बीमार चलते हैं, किस प्रकार का उपवाक्य है। दोस्तों उपवाक्य मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपके सिलेबस में है। देखिए वह ऐसे चल रही थी जैसे बीमार चलते हों। यहां पर देखिए दोस्तों बीमार चलते हों, यहां पर क्रिया क्या है, चलना है। चलने की क्या विशेषता बताई गई है कि कैसे चलते हैं, जैसे बीमार चलते हैं। वह कैसे चलती है, जैसे बीमार चलते हैं। तो क्रिया की विशेषता बताई गई है। तो जब भी क्रिया की विशेषता बताने वाले पद हमारे उपवाक्य प्रयुक्त होते हैं दोस्तों, उनको कहा जाता है ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो हम इसका बिल्कुल सही विकल्प क्या है, ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 8वां देखिए, गंगा धन उदक की संधि क्या होगी। देखिए आपको दोस्तों ये बताना है कि गंगा और उदक का कि यदि हम संधि करेंगे तो क्या बनेगा। देखिए यहां पर देखिए दोस्तों किस प्रकार से संधि होगी, गंगा धन उदक। देखिए संधि दोस्तों कहां पर होती है, संधि होती है पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे वाले दोस्तों शब्द के पहले वर्ण में। अब यहां पे देखिए, यहां से हम इसका अंतिम वर्ण निकालेंगे तो दोस्तों क्या बनेगा, गौ में आ जुड़ा हुआ है तो हमारा आ अंतिम वर्ण हो जाएगा और यहां से दोस्तों ऊ निकलेगा। और संधि कहां पर होगी दोस्तों, इसके अंतिम वर्ण यानी आ में और इसके पहले वर्ण यानी ऊ में, यानी आ धन ऊ बराबर। अब आ धन ऊ बराबर दोस्तों हमारा गुण संधि के हिसाब से क्या होगा, गुण संधि के नियम के अनुसार से दोस्तों हमारा हो जाएगा ओ। अब दोस्तों क्या क्या बचा है, देखिए गंग तो ऐसे ही बचा है और इस गा में ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो दोस्तों हो जाएगा गो और पीछे दक बचा हुआ है तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, गंगोदक। इसका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, जिनका भी उत्तर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला देखिए 9वां क्वेश्चन, बच्चे खेल रहे हैं, वाक्य में क्रिया का प्रकार दोस्तों आपको बताना है।
ये वाक्य दिया गया है, बच्चे खेल रहे हैं, वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? समापिका है, असमापिका है, पूर्वकालिक क्रिया है या तात्कालिक क्रिया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट करें। जिनका भी दोस्तों उत्तर बिल्कुल ए आ रहा है उनका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए दोस्तों, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। समापिका क्रिया दोस्तों उन क्रियाओं को बोलते हैं जो क्रियाएं वाक्य को समाप्त करती हैं, वाक्य के अंत में जुड़ी रहती हैं, ऐसी क्रियाओं को दोस्तों समापिका कहा जाता है। असमापिका का मतलब है जब क्रिया दोस्तों क्रिया वाक्य का अंत नहीं करती या वाक्य के अंत में नहीं जुड़ती है बल्कि कहीं अन्य जगह पर जुड़ जाती हैं, या तो बीच में जुड़ जाती हैं या आगे जुड़ जाती है, ऐसी क्रियाओं को दोस्तों असमापिका क्रिया कहा जाता है। पूर्वकालिक क्रिया दोस्तों आप सभी को पता है मुख्य क्रिया से पहले की क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, और तात्कालिक क्रिया दोस्तों क्या होती है? जो मुख्य क्रिया के साथ साथ ही घटती है, जिनमें मुख्य क्रिया और पहले वाली क्रिया में ज्यादा अंतर नहीं होता दोस्तों, उसको तात्कालिक क्रिया कहते हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? समापिका क्रिया, क्योंकि यहां पर दोस्तों क्रिया देखिए ये वाक्य का अंत कर रही है, वाक्य के अंत में जुड़ी हुई है। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस काल के मारे क्रोध के तन कांपने लगा उसका, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। पंक्तियों में दोस्तों आपको अलंकार बताना है। विकल्प देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, असंगति अलंकार और उपमा अलंकार। दोस्तों इसका सही विकल्प हमारा क्या होगा? यदि आपने वाचक शब्द पढ़े होंगे दोस्तों अलंकार से संबंधित, तो आपको यहां पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। वाचक शब्द देखिए इसके अंदर क्या है? वाचक शब्द दोस्तों मानो है, और मानो वाचक शब्द किसका है? मानो, मनु, मानहु, जनु, जानहु, जानो। दोस्तों ये वाचक शब्द होते हैं किसके? हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार के। तो हमारा ऑप्शन ए दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि दोस्तों आपने वाचक शब्द पकड़ना सीख लिया तो आप अलंकार में बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे, ताकि बशर्ते दोस्तों आपको उसका अर्थ आता हो या ना आता हो, तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाते हैं। अगला देखिए 11वां क्वेश्चन, ईमानदारी एक विशेष गुण है। ये दोस्तों एक वाक्य है। मैं ईमानदारी शब्द के बारे में दोस्तों आपको बताना है कि ईमानदारी शब्द व्याकरण के अनुसार क्या है? विशेषण है, क्रिया विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है या गुणवाचक विशेषण शब्द है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए यदि हम ईमानदार की बात करें तो ईमानदार शब्द दोस्तों क्या है? हमारा विशेषण शब्द है। ईमानदार क्या है? विशेषण शब्द है, क्योंकि ईमानदार शब्द से हम किसी न किसी संज्ञा शब्द की दोस्तों विशेषता बता रहे होते हैं। यदि दोस्तों इसको हम ईमानदारी कर दें तो ईमानदारी होने से दोस्तों ये क्या हो जाएगा? एक प्रकार का हमारा भाव बन जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। दोस्तों ईमानदार क्या है? विशेषण शब्द है। हम इस प्रकार से बोलते हैं कि राम एक ईमानदार लड़का है, संज्ञा शब्द की विशेषता बताने के लिए। हम इस प्रकार से तो नहीं बोलते हैं कि राम एक ईमानदारी लड़का है, कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि ईमानदारी दोस्तों एक प्रकार का फिर क्या बन जाता है? भाव बन जाता है या भाववाचक संज्ञा बन जाता है। तो इसका प्रयोग हम इस प्रकार से करते हैं कि उसके अंदर बहुत ज्यादा ईमानदारी है, तो एक प्रकार के दोस्तों ये भाव को सूचित करता है। तो हमारा भाववाचक संज्ञा बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के दोस्तों पर्यायवाची भी आपको लगातार पूछे जाते हैं। आपको यह बताना है कलानिधि, कलाधर, सुधाकर किसके पर्यायवाची शब्द हैं? सूर्य के, चंद्रमा के, चित्रकार के या ऑप्शन डी दोस्तों भौरे के? आप सभी लोग कमेंट करें इसका सही आंसर क्या होगा? सूर्य होगा, चंद्रमा होगा, चित्रकार होगा या भौरा होगा? कमेंट करके बिल्कुल बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी है चंद्रमा। ये चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं कलानिधि, कलाधर, सुधाकर और इसी प्रकार से दोस्तों सुधांशु, बहुत प्रकार के हिमांशु और बहुत ज़्यादा पर्यायवाची शब्द हैं चंद्रमा के। इनको दोस्तों आप लोग बिल्कुल याद कर लें। 13वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको पूछा गया है, एक पत्रिका है बहुत ही फेमस मतवाला पत्रिका, जिसका संबंध निराला से भी रहा है। यह पत्रिका कहां से प्रकाशित होती थी? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण पत्रिका है मतवाला पत्रिका। इस पत्रिका के संपादक दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी रहे थे। तो आपको यह बताना है इसका प्रकाशन कहां से होता था? बनारस से, कलकत्ता से, दिल्ली से या ग्वालियर से? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी कलकत्ता इसका सही उत्तर है। दोस्तों ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी दोस्तों पश्चिम बंगाल में पैदा हुए थे, मेदिनीपुर के आसपास। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से आप इसको याद कर लें, ये पत्रिका भी दोस्तों कलकत्ता से निकलती थी। 14वां क्वेश्चन देखिए, टेली और विजन दोस्तों क्रमशः किस भाषा मूल के शब्द हैं? आपको यह बताना है कि टेली किस भाषा का शब्द है और विजन दोस्तों किस भाषा का शब्द है। अब यहाँ पे देखिए विकल्प अंग्रेजी और लैटिन, यूनानी और लैटिन, यूनानी और अंग्रेजी या ऑप्शन डी है दोस्तों दोनों अंग्रेजी भाषा मूल के शब्द हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यूनानी और लैटिन। टेली दोस्तों यूनानी शब्द है और विजन हमारा लैटिन शब्द है। और टेली का अर्थ दोस्तों क्या होता है? दूर होता है, और विजन का अर्थ दोस्तों होता है देखना या दर्शन। तो दोस्तों दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा? दूरदर्शन।
दूरदर्शन का मतलब क्या हुआ दोस्तों? जिस माध्यम से हम दूर की चीजों को स्पष्टता देख पाएं, या जिस माध्यम से या जिस तकनीक से हम दूर की चीजों को पास में देखते हैं, या दूर की घटी हुई चीजों को हम पास में देखते हैं दोस्तों, उस माध्यम को कहा जाता है दूरदर्शन। और हमारा दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है, आज की सीरीज का 15वां क्वेश्चन, शासकीय पत्र में प्रेषक का नाम और शासकीय पता कहां पर लिखा जाता है? बाईं ओर शीर्ष पर, दाईं ओर अंत में, दाईं ओर शीर्ष पर, या ऑप्शन डी है दोस्तों आपके सामने इनमें से कोई नहीं। शासकीय पत्र दोस्तों आप सभी लोगों ने देखा होगा। आपको दोस्तों ये बताना है कि जो शासकीय पत्र भेजता है, जो सेंडर व्यक्ति होता है, जो भेजने वाला होता है, उसका पता कहां पर लिखा जाता है? तो दोस्तों देखिए आपके पास विकल्प हैं, आप लोग कमेंट करें इसका सही आंसर क्या होगा। शासकीय पत्र में सबसे पहले दोस्तों ऊपर लिखा जाता है शासकीय पत्र संख्या, उसके बाद दोस्तों उसके बाद लिखा जाता है दोस्तों प्रेषक का नाम, प्रेषक का नाम। अब देखिए कहां पर लिखा जाएगा, ये मेरा ये आप इसको लेटर मान लीजिए, ये बायां हाथ है तो ये बाईं ओर को है, और बाईं ओर कहां पर है? सबसे ऊपर है शीर्ष में, और दोस्तों पार्श्व रेखा से लगते हुए है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे ऊपर यानी शीर्ष पर, बाईं ओर और पार्श्व रेखा से लगते हुए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा दोस्तों, बाईं ओर शीर्ष पर पार्श्व रेखा से लगते हुए। तो दोस्तों इस प्रकार आपको क्वेश्चन सही करने हैं। तो दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन की सीरीज में इतना ही है। बाकी इसी तरह दोस्तों हम आपको मिलेंगे कल 9 बजे से 10 बजे के बीच में। दोस्तों आप सभी लोग हमसे जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को दोस्तों और धार दीजिए। इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इनसे आपको क्या होता है, अपना मूल्यांकन आप कर पाते होंगे कि हमने कितनी चीज़ें सीखी हैं, कहाँ पर चीज़ें गलतियाँ हो रही हैं। अपनी गलतियों को देखिए, गलतियों को सुधारिए, और इनसे जुड़े हुए दोस्तों जिस प्रकार के क्वेश्चन आपको पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं उनको देखिए, और इससे संबंधित दोस्तों क्वेश्चन जो आपको रेफरेंस बुक में मिलते हैं उनमें भी देखने को कोशिश कीजिए, ताकि आपसे गलतियाँ कम से कम हों। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम आपको मिलेंगे कल फिर 9 से 10 बजे के बीच में। और दोस्तों सामान्य दिन की क्लासें देखना न भूलें, जो कि हमारी 9 से चलती हैं, 8 से चलती हैं, 8 बजे से 9 बजे के बीच में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, बाकी आपको कल मिलेंगे इसी समय में। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।